अध्याय 1 यूचे जियोचे। यूचे की चेतना धीरे धीरे जागृत हुई। क्या हो रहा है? ऐसा कैसे है कि मैं मरी नहीं हूँ? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने क्लाउड्स एंड क्लिफ से छलांग लगाई थी। मैं अब भी जीवित कैसे रह सकता हूँ? कहीं मेरे शरीर में दर्द तो नहीं हो रहा? और मुझे जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही? ये कैसे हो रहा है? यूनचे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने खुद को आरामदायक मुलायम बिस्तर पर पाया, जिसके ऊपर एक लाल बैनर लटका हुआ था, जो उत्सव जैसा माहौल दे रहा था। आह, जियोचे, तुम जाग गए। उसके कान से एक लड़की की आश्चर्य भरी हाफने की आवाज सुनाई दी और वही लड़की उसकी दृष्टि के सामने आ गई। हरे कपड़े पहने लड़की एक नज़र में 15 या 16 साल की लग रही थी। आकर्षक गुलाबी होंठ और नाजुक नाक के साथ वह बर्फ की तरह गोरी थी। पारभासी झरने के पानी के तालाब की तरह साफ और पारदर्शी आंखों से गहरे आश्चर्य का एक मर्मस्पर्शी रूप व्यक्त हो रहा था। उसके चेहरे पर चमकदार सौम्यता और कोमलता झलक रही थी। इतनी कम उम्र में ही उसने इतना आकर्षण प्रदर्शित कर दिया है कि भविष्य में उसकी सुंदरता कैसी होगी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पास की लड़की को घूरते हुए यूचे ने करीब से देखा और अनजाने में उसके होठों से दो शब्द निकल गए, छोटी चाची। गोरी लड़की ने अपने जेड जैसे हाथों को यूचे के माथे पर उठाया और जल्द ही शांत हो गई। हर्षित अभिव्यक्ति के साथ वह बोली, कितना आनंददायक, आपका तापमान लगभग सामान्य पर वापस आ गया है। तुमने मुझे लगभग मौत तक डरा दिया। जियोचे, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो तो मुझे बताओ। लड़की की गहरी चिंता से भरी आंखों के सामने यूचे ने अपना सिर हिला दिया। वह खाली नजर से अंतरिक्ष की ओर देखता रहा। थोड़ी देर यहीं आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे दादाजी को बता दूंगा कि तुम जाग रहे हो। आज तुम्हारा दिन है। जब आप बेहोश हो गए, तो आपके दादाजी लगभग पागल हो गए और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए डॉक्टर सेटो को ढूंढने गए। लड़की इतनी जल्दी में थी कि उसे यूनचे की वर्तमान स्थिति की असामान्यता का ध्यान नहीं आया। उसने यूनचे के कंधों को धक्का दिया, उसे बिस्तर पर वापस लेटने का संकेत दिया और जल्दी से चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, यूनचे बिस्तर पर बैठ गया, उसके हाथ उसके सिर को पकड़ रहे थे। यह सुदूर पूर्व के शहरों में से एक था जो गहरे आकाश महाद्वीप के साथ साम्राज्यों में से एक, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, में स्थित था। और वह जियो कबीले में पांचवें बुजुर्ग जियोचे का एकमात्र पोता था। वह इसी वर्ष 16 वर्ष का हुआ था। यही उनकी वर्तमान पहचान थी। अचानक उसकी स्मृति एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की 20 या इतने वर्षों की स्मृति के साथ ओवरलैप हो गई और वह असमंजस में पड़ गया। यदि मैं जियोचे हूँ, तो मेरे पास एज्योर क्लाउड महाद्वीप की यादें क्यों हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एज्योर क्लाउड महाद्वीप में मरने के बाद इस शरीर की यात्रा की थी? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से जियोचे हूँ। यह पूरा कमरा मुझसे परिचित है और मुझे अपने बचपन की सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से याद हैं। मेरी याददाश्त से जुड़ी हर चीज व्यक्तिगत अनुभव से थी और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं किसी और की याददाश्त चुरा सकूं। तो क्या एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की हर चीज महज एक सपना थी? क्या जू यून चट्टान से कूदने के बाद ही मैं सचमुच जाग पाया था? लेकिन एज्योर क्लाउड महाद्वीप में रहने की यादें दिन की तरह स्पष्ट थीं। प्यार और नफरत के वे 24 साल महज एक सपना कैसे हो सकते हैं? क्या तमाशा चल रहा है? यूचे। अब जियोचे काफी देर तक शांत रहा और धीरे धीरे शांत हुआ और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। अभी भी सुबह हो चुकी थी और आसमान पूरी तरह से चमकीला नहीं हुआ था। आज उनकी और जिया कबीले की शादी का बड़ा दिन था। 2 घंटे पहले उसकी छोटी चाची ने उसे जगाया और शादी का लाल जोड़ा पहनाया। उसने वह दलिया खाया जो उसकी छोटी चाची ने खुद बनाया था और उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। वह अब तक नहीं जागे। उसके होठों से एक अजीब सी गंध आई और जियोचे के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। उसकी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। यह है मर्दरिंग हार्ट पाउडर। उन वर्षों में जब वह एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर रहते थे, उनके शरीर में स्काई पॉइजन पर्ल के साथ यूनचे ने पूरी दुनिया में मौजूद सभी जहरों के बारे में सीखा और यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई जहर नहीं है जिससे वह परिचित नहीं थे। वह जहर का नाम और असर एक झटके में पहचान लेता था। साथ ही आकाश विष मोती के कारण वह अभेद्य था। उन्हें किसी भी जहर से कोई नुकसान नहीं हो सकता था, चाहे वह कितना भी जहरीला क्यों न हो। मर्दरिंग हार्ट पाउडर एक अनोखी सोल घास और चेरी सेब के पेड़ की बैंगनी धारियों को मिलाकर बनाया गया था। पानी में घुलने पर जहर रंगहीन और स्वादहीन होता है।
जहर शरीर में प्रवेश करने के 10 सेकंड बाद एक व्यक्ति की जान चली जाती थी और किसी को भी मौत का कारण पता नहीं चलता था, क्योंकि यह भी एक ट्रेसलेस जहर था। जियोचे की आंखों में बादल छा गए और वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। वह वास्तव में बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि उसने मर्दरिंग हार्ट पाउडर युक्त दलिया पी लिया था, लेकिन उसे जहर देकर मार दिया गया था। उनका जन्म एज्योर क्लाउड महाद्वीप में हुआ था, लेकिन जुए युन चट्टान से छलांग लगाने के बाद वह वास्तव में एक मृत शरीर के अंदर इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था। अगर कोई इसे सुनता तो ऐसा लगता जैसे यह अरेबियन नाइट्स की कहानियों में से एक से आया है, लेकिन यही एकमात्र कारण था जिसकी जियोचे कल्पना कर सकता था। जरा ठहरिए, यदि सचमुच ऐसा होता तो इस शरीर में विषरोधी क्षमता नहीं होनी चाहिए। वह अपने होठों पर लगे मर्दरिंग हार्ट पाउडर से कैसे सुरक्षित था, जबकि पिछले शरीर के मालिक की बहुत समय पहले मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाएं हाथ की हथेली से थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। जियोचे ने अपना बायां हाथ उठाया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी हथेली पर एक गोलाकार हरे रंग का निशान था। यह आकार, यह रंग, यह आकार स्पष्ट रूप से स्काई पॉइजन पर्ल के समान था। जुए युन चट्टान से कूदने से पहले उसने बुरी तरह से स्काई पॉइजन पर्ल निगल लिया था, लेकिन उसे वास्तव में नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। उसके हाथ पर यह निशान अप्रत्याशित रूप से स्काई पॉइजन पर्ल था और यह वास्तव में उसके साथ इस दुनिया में आ गया। मानो अचेतन स्थिति में जियोचे ने स्काई पॉइजन पर्ल को देखा और अवचेतन रूप से फुसफुसाया, आकाश विष मोती। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी हथेली पर बने हरे निशान से अचानक हरी रोशनी निकली। तुरंत ही उसे हल्का सा चक्कर आया और उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी पूरी दुनिया हरे रंग से भर गई। हरे रंग की यह दुनिया विस्तृत और खुली थी। देखने के लिए कोई सीमा नहीं थी और इस पूरे स्थान में स्काई पॉइजन पर्ल की हल्की गंध थी। काफी देर तक चकित रहने के बाद जियोचे को समझ आया कि वह स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। किसने सोचा होगा कि स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर इतनी विस्तृत और खुली दुनिया होगी। इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि जब उसने परिणामों के बारे में सोचे बिना स्काई पॉइजन पर्ल खा लिया, तो स्काई पॉइजन पर्ल वास्तव में उसके साथ यात्रा कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर का हिस्सा बन गया है। यदि अंदर जाने का कोई रास्ता था, तो बाहर निकलने का भी कोई रास्ता होना चाहिए। जियोचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक हरे रंग की दुनिया तेजी से खत्म हो गई और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसकी दृष्टि में वह कमरा था जिससे वह परिचित था। अपनी हथेली में हल्के हरे निशान को घूरते हुए जियोचे धीरे से मुस्कुराया। हालांकि यह ज्ञात नहीं था कि यह हास्यास्पद घटना क्यों घटी। न केवल उसने पुनर्जन्म लिया था, बल्कि दोनों जीवन की यादें भी बरकरार रखीं। शायद भगवान भी दो जिंदगियों का दुख नहीं देख सके, उन्हें दया आ गई और उन्होंने उसे दोबारा जीने का मौका दे दिया। यूचे एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के अनगिनत सबसे मजबूत व्यक्तियों के उत्पीड़न का शिकार था। हालांकि अंत में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने दम पर दुनिया को हिला दिया। वह कितना विस्मयकारी और आश्चर्यजनक था। हालांकि अभी उनका शरीर औसत ही था। नहीं, बिना रोक-टोक के बोलना इसे कमजोरी का प्रतीक माना जा सकता है। प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में गहन शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। हालांकि जियोचे का जन्म जियो कबीले में हुआ था और वह सबसे मजबूत पांचवें बुजुर्ग जियोलाई का पोता भी था, उसकी गहन शक्ति अभी भी प्रारंभिक गहन क्षेत्र में एक स्तर पर थी, भले ही वह पहले से ही 16 वर्ष का हो। 7.5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में एलिमेंट्री प्रोफाउंड लेवल 1 में प्रवेश किया और फिर पूरे 8 साल तक उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जियो कबीले के सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बाद में जियोली ने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के शीर्ष श्रेणी के डॉक्टर सेटो को अपने शरीर की जांच करने के लिए आमंत्रित किया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि जियोचे क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा हुआ था। क्षति इतनी गंभीर थी कि उससे उभरना लगभग असंभव था। इस स्थिति में जियोचे प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर स्थिर हो जाएगा और चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह कभी भी आगे सुधार नहीं कर पाएगा। भले ही उसने अपना जीवन दांव पर लगाकर प्रशिक्षण लिया हो, वह अपने पूरे जीवन में प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर रहेगा। इस प्रकार का व्यक्ति निर्विवाद रूप से प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में सबसे कम अस्तित्व वाला था और जियो कबीले के भीतर पूरी तरह से हंसी का पात्र था। यदि उसके दादा जियोली जियो कबीले में सबसे मजबूत नहीं होते, जिन्हें फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे मजबूत भी कहा जा सकता है, तो कोई भी उनके खिलाफ नजर नहीं रखता।
जियो कबीला उन 3 प्रमुख परिवारों में से एक था जिन्होंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में प्रोफाउंड के तरीकों को प्रशिक्षित किया था और उनकी असीमित मजबूत संस्थाएं थीं। एक ही पीढ़ी से आने वाले युवाओं की बड़ी संख्या में जियोचे का अस्तित्व अनावश्यक कहा जा सकता है। भले ही किसी दिन उनकी मृत्यु हो जाए, कुछ लोगों को छोड़कर किसी को इसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में बेहद मुश्किल से मिलने वाले और महंगे मर्डरिंग हार्ट पाउडर का उपयोग करके उसकी हत्या करने की कोशिश की। जियोचे को अब स्पष्ट रूप से इसका कारण पता था, क्योंकि आज उसकी और जिया क्विंग्यू के बीच शादी का दिन था। जिया क्विंग्यू भी उसकी ही उम्र की होने के कारण 16 वर्ष की थी। हालांकि इतनी कम उम्र में उसकी गहन शक्ति प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी, लगभग प्राथमिक स्तर से बाहर निकलकर नवजात गहन क्षेत्र में कदम रख रही थी। वह 100 वर्षों में जिया कबीले में एकमात्र ऐसी महिला थी जो 16 वर्ष की आयु में गहन शक्ति के इस स्तर तक पहुंची थी। ऐसी अफवाहें भी हैं कि अगर वह इसी तरह से विकसित होती रही तो कुछ दशकों बाद वह जिया कबीले के इतिहास में पृथ्वी के गहन दायरे में कदम रखने वाली पहली व्यक्ति होगी, या शायद आकाश तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकती है। वह गहन क्षेत्र जहां तक पहुंचने के बारे में पिछली कुछ शताब्दियों में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में किसी ने सोचा भी नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह न केवल आश्चर्यजनक रूप से चतुर थी, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी और पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में उसे सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के कुछ स्तर की योग्यता वाले सभी युवा उस पर फिदा थे। यदि जिया कबीले ने दूल्हे की तलाश शुरू कर दी तो प्रतीक्षा करने वाली कतार संभवतः फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के दक्षिण और उत्तरी द्वारों के बीच काफी लंबी हो जाएगी। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में बुद्धिमत्ता और सुंदरता दोनों से संपन्न लड़की का यह शिखर वास्तव में पीढ़ी के सबसे बेकार युवा से शादी कर रहा था जिसका कोई भविष्य नहीं था। कौन जानता था कि कितने लोग क्रोध और ईर्ष्या में अपने पैर पटक रहे थे। यह पूरी तरह से खाद के ढेर पर लगाए गए चमकदार कमल के फूल का मामला था जिसे कोई देखने की जहमत भी नहीं उठाता था। जिन लोगों के मन में जिया क्विंग्यू के लिए एक तरफा प्यार था, उनमें निश्चित रूप से जियोचे के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या और घृणा दोनों थी, और भी हार मानने को तैयार नहीं थे और जहर देकर उनकी हत्या करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वर्तमान जियोचे ने इसके बारे में सोचा, यह स्थिति बिल्कुल भी विचित्र नहीं लगी। महिलाएं वास्तव में मुसीबतों की जड़ हैं। जियोचे बिस्तर से उतरा, खड़ा हुआ और कुछ बोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने जिया क्विंग्यू की सुंदरता और आकर्षण के बारे में सोचा जो पूरे शहर को प्रभावित कर सकता है, उसने अपना मुंह खोला और दिल से हंसा। फिर भी मुझे ऐसी दुल्हन से शादी करनी है। यह वास्तव में एक अच्छी शुरुआत थी। अध्याय 2 नियंत्रण खोना। इस समय वह एक कमरे में लाल शादी का लबादा पहने हुए था जो हर जगह लाल कपड़े से ढका हुआ था। कल रात उनके दादा जियोली और उनकी चाची जियो लिंगसी ने व्यक्तिगत रूप से इस हस्तशिल्प की व्यवस्था की। उनके शयनकक्ष को विवाह कक्ष में तब्दील कर दिया गया था। अचानक दरवाजा खुला और एक अलौकिक आकृति तेजी से अंदर आई। जियोचे तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। छोटी चाची, क्या दादाजी वापस आ गए हैं? जियो लिंगशी जियोली की बेटी थी जब वह अधेड़ उम्र का था। हालांकि वह जियोचे की चाची थी, वह इस साल केवल 15 वर्ष की हुई थी और जियोचे से 1 वर्ष छोटी थी। वह अभी भी काफी छोटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता पहले से ही मनमोहक थी। उसकी गहरी ताकत एलिमेंट्री प्रोफाउंड दायरे के शुरुआती छठे स्तर पर थी, लेकिन भले ही तुलना करने पर वह जिया क्विंग्यू के बराबर नहीं थी, लेकिन यह उतना बुरा नहीं था क्योंकि वह जियो कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी और उसे बहुत सम्मान दिया जाता था। ओह चियर, आखिरकार तुम जाग गए। जियोली के प्रवेश करते ही एक सौम्य आवाज पूरे कमरे में फैल गई। जियोचे को पहले से ही सामान्य रंगरूप के साथ बिस्तर से बाहर देखकर जियोली ने थोड़ा आराम किया। उनके पीछे उनके हाउसकीपर जियाओ होंग और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नंबर 1 डॉक्टर C2 थे। यह अच्छा है कि आप जाग गए हैं और अब बीमार नहीं दिखते, लेकिन डॉक्टर C2 को आपकी जांच करने दीजिए। आज आपकी शादी का दिन है और हमसे थोड़ी सी भी गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर C2, कृपया आगे बढ़ें। जियोलाई अपने भाषण के दौरान एक ओर हट गए। डॉक्टर C2 ने अपनी दवा की पेटी मेज पर रखी और जियोचे के सामने बैठ गए और अपने हाथ उठाकर जियोचे की कलाई पर नाड़ी पर उंगली उठाई। थोड़ी देर बाद उसने जियोचे से अपना हाथ हटा लिया। डॉक्टर C2, जियोचे की हालत कैसी है? क्या यह गंभीर है? जियो लिंगशी ने चिंतित होकर पूछा। उसके चेहरे पर भयावह घबराहट झलक रही थी। हालांकि उन्होंने बात नहीं की। जियोलाई गंभीर दिखे और उनके चेहरे पर उग्र भाव थे। उसे कैसे पता नहीं चला कि जियोचे का अचानक पतन अजीब था।
डॉक्टर सीटू का चेहरा धीरे धीरे चमक उठा और मुस्कुराहट में बदल गया। बुजुर्ग जियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पोते की शारीरिक स्थिति उत्कृष्ट है। उन्हें कोई बड़ी बीमारी या मामूली सर्दी भी नहीं है। शायद आपका पोता बेहोश हो गया क्योंकि वह इतना घबराया हुआ और उत्तेजित था कि उसका खून उसके सिर तक पहुंच गया। आखिरकार आपका पोता जिया कबीले की बेटी से शादी कर रहा है, जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नंबर 1 सुंदरी है। ओह। हालांकि डॉक्टर सीटू ने अपनी अवमानना को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों से उनका अफसोस जाहिर हो गया। एक प्रतिभाशाली महिला का एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति से विवाह करना जिसका कोई भविष्य नहीं है, किसी के लिए भी इसे स्वीकार करना वास्तव में कठिन था। ये तो अच्छी खबर है। जियो ली ने राहत की सांस ली और विचार में सिर हिलाया। डॉक्टर सीटू के लिए इतनी सुबह इतनी जल्दी खींच पाना कठिन होगा। हाग, डॉक्टर सीटू को आराम करने के लिए लिविंग रूम में ले जाओ। यह ठीक है, डॉक्टर सीटू ने अपना हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया और अपनी दवा की पेटी उठाई। चूंकि आपका पोता ठीक है, इसलिए मैं छुट्टी ले लूंगा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे उत्कृष्ट पोतीभू से मिलने पर एल्डर जियो को बधाई। मैं नहीं जानता कि इस समय कितने लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। हाँ, विदाई। तुम्हें शादी में शराब पीने के लिए आना याद रखना चाहिए। हांग, डॉक्टर सीटू को बाहर ले जाओ। चियर, क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्या आपको कहीं भी अस्वस्थता महसूस होती है? डॉक्टर सीटू के चले जाने के बाद जियो ली अभी भी आश्वस्त नहीं थी और सोच में डूबी हुई थी। जब जियो चे अचानक गिर गया, तो उसका तापमान गिर गया और उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। यह सिर्फ अति उत्साहित होने का नतीजा नहीं हो सकता। जियो चे की वर्तमान स्वस्थ स्थिति को देखते हुए वह वास्तव में अभी ठीक लग रहा था, लेकिन जियो ली अभी भी अपने दिल में गहरे उस छोटे से संदेह को दूर नहीं कर सका। मैं सचमुच ठीक हूँ दादाजी, आप निश्चिंत रहें, जियो चे ने सहज भाव से कहा। जैसे ही उसने जियो ली की ओर देखा तो उसकी नाक में अचानक खटास आ गई और उसे सफेद बालों से भरे सिर के साथ एक चिंतित चेहरा दिखाई दिया। जियो कबीले में 5 बुजुर्ग शामिल थे और हालांकि जियो ली 5वां बुजुर्ग था, वह कबीले में सबसे मजबूत था। 5 साल पहले उसने स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम के 10वें स्तर की सीमा में प्रवेश किया था। वह अब स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम के 10वें स्तर के शिखर पर था और उसके पास ट्रू प्रोफाउंड रियलम में प्रवेश करने का अवसर था, एक ऐसा स्तर जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था। जियो ली इस वर्ष प्रोफाउंड स्पिरिट दायरे में 10वें स्तर की ताकत के साथ केवल 55 वर्ष का था, लेकिन उसके सभी बाल पहले ही सफेद हो चुके थे। जियो चे जब भी सफेद बालों से भरे इस सिर को देखता था, तो उसका दिल यह देखकर कड़वा हो जाता था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहने वाले सभी लोगों को यह पता था कि जियो ली के मध्य आयु के बाद से सफेद बाल क्यों थे। उनके इकलौते बेटे जियो चे के पिता जियो येंग को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का नंबर 1 जीनियस कहा जाता था। 17 साल की उम्र में वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर गए। 20 साल की उम्र में वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच गया। 23 साल की उम्र में उन्होंने नेसेंट प्रोफाउंड दायरे को तोड़ दिया और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी लोगों को चौंकाते हुए ट्रू प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश किया। वह जियो कबीले का गौरव बन गया, साथ ही जियो ली का गौरव और आनंद भी। लगभग सभी का मानना था कि जब जियो येंग अधेड़ हो जाएगी, तो वह जियो कबीले का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए योग्य सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा। दुर्भाग्य से, शायद इसलिए कि भगवान प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करते थे, जियो चे के जन्म के 1 महीने बाद ही जियो येंग के जीवन पर हत्या का प्रयास किया गया था। उससे कुछ दिन पहले जियो येंग ने जिया कबीले की बेटी की भी जान बचाई थी। इस बचाव के बाद जियो येंग अपनी आधी ताकत के साथ ही हत्यारों का मुकाबला कर सका और उसने अपनी अंतिम सांस ली। अपने प्यार को खोने के गम में उसकी पत्नी का दिल टूट गया और कुछ ही समय बाद वह उससे मिलने चली गई। अपने बेटे को खोने के भारी सदमे के कारण जियो ली के बाल रातों रात सफेद हो गए। 9 महीने बाद जियो लिंगसी का जन्म हुआ। उनकी मां को भी अपने इकलौते बेटे को खोने का कष्ट सहना पड़ा और 1 महीने बाद अवसाद से उनकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता था कि जियो ली ने अपने बेटे और पत्नी दोनों के निधन के बाद वर्षों तक अपना जीवन कैसे बिताया। उसके हल्के सफेद बालों में अथाह दुहक, घृणा और गहरा अवर्णनीय दुहक समाहित था। आज तक जियो ली को अपने बेटे के हत्यारे का पता नहीं चल पाया है। बाद में उसने अपनी सारी आशाएं और इच्छाएं जियो चे पर डाल दी, लेकिन उसके क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा होने का क्रूर सत्य अचानक बिजली की तरह उसके जीवन में प्रवेश कर गया और चला गया। हालांकि अपने निराश पोते का सामना करते हुए जियो ली ने कभी भी निराशा या रोष का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनके दृष्टिकोण में टूटी हुई गहरी नसों के साथ पैदा होने का मतलब था कि भाग्य अनुचित था और इस तरह के अन्याय के कारण उनकी निंदा नहीं की जानी चाहिए।
उसे जियोचे के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए या उसका उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी भरपाई के लिए उससे और अधिक प्यार करना चाहिए। वर्षों से वह हमेशा क्षतिग्रस्त गहरी नसों की मरम्मत के लिए किसी भी संभावित तरीके की तलाश कर रहे थे। हालांकि गहरी नसें किसी की गहरी ताकत की जीवन रेखा थी, इसे इतनी आसानी से कैसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि जियोचे को दूसरों द्वारा नजरअंदाज किया गया था और बड़े होने के दौरान उसे दूसरों की उपहास भरी निगाहों का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह ऐसे दादा को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करता था। जियोली के छेदने वाले सफेद बालों को देखकर जियोचे की आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं। चूंकि देवताओं ने मुझे यह दूसरा मौका दिया और मुझे अपनी दोनों यादें रखने दी, भले ही यह केवल मेरे दादाजी को आराम देने के लिए हो, मुझे सख्ती से जीना होगा। तो क्या हुआ अगर मेरी गहरी नसें टूट गईं? मैं एक चिकित्सा संत का उत्तराधिकारी हूँ। जब तक मुझे सही दवा मिलती है, 3 सप्ताह की छोटी अवधि में मैं अपनी गहरी नसों को पूरी तरह से सामान्य स्थिति में वापस ला सकता हूँ। आप ठीक हैं? यह सुनना अद्भुत है। उसे देखकर जियोली को अंततः निश्चिंतता हुई। चमकते आकाश की ओर देखते हुए वह बोला, चियर, घंटा निकट है। जाओ अपनी तैयारी करो जब तक मैं शादी की टीम की व्यवस्था करता हूँ। ओह ठीक है। क्या तुम घुड़सवारी करना चाहते हो या गाड़ी में बैठना चाहते हो? यदि वह कल का जियोचे होता तो उसने निश्चित रूप से गाड़ी का उत्तर दिया होता। हालांकि वह एक बुजुर्ग का एकमात्र पोता था, लेकिन उस दर्जे के बिना उसे बेकार कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें और जिया क्विंग्यू के बीच जमीन आसमान का अंतर था। जिया कबीले के लिए अपनी दुल्हन की राह पर, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे अनगिनत उंगलियों का सामना करना पड़ेगा और ईर्ष्या और अफसोस की कई झलकियां भी झेलनी पड़ेंगी। कोई कल्पना कर सकता है कि यदि किसी का ऐसी नकारात्मक भावना से आमना सामना हो तो कैसी भावनाएं उभरेंगी। जियोचे ने हल्की सी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, बेशक मैं घोड़े पर सवार हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादा जिया क्विंग के कुलीन हो सकती हैं, लेकिन उनका हमारे जियो परिवार की बहू बनना पहले से ही तय है। मैं खुले तौर पर उसके घर गरिमा और सम्मान के साथ शादी करूंगा ताकि तुम्हें बदनामी न झेलनी पड़े। जियोली की अभिव्यक्ति में देरी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका पोता ऐसी बात कहेगा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने धीरे से सिर हिलाया, अच्छा। केवल एक शब्द से ही उसकी गहरी संतुष्टि झलक उठी। जियोलाई कमरे से बाहर निकली और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही जियोलाई चली गई, जियो लिंगशी जियोचे के सामने खड़ी हो गई और अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसका चेहरा उदासी से विकृत हो गया। वह बोली, तो आप वास्तव में इस शादी के लिए उत्साहित हैं और मुझे आपके लिए व्यर्थ चिंतित कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से जिया क्विंग्यू से इतनी बार नहीं मिले हैं, लेकिन आप पहले से ही उसके शौकीन हैं। ओह ठीक है, वह हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नंबर 1 सुंदरता है। जियोचे ने तेजी से अपने हाथ आगे पीछे लहराए, यह कैसे संभव है? जिया क्विंग्यू काफी सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी चाची अधिक सुंदर है। अगर मैं सच में उनकी वजह से बेहोश हो गया होता, तो मैं इस जीवन में न जाने कितनी बार बेहोश हुआ होता, क्योंकि छोटी चाची तो हर दिन मेरे साथ ही होती हैं। हे जियो लिंगशी के चेहरे पर तुरंत एक मीठी मुस्कान आ गई और वह खिलखिला उठी, आप जानते हैं कि मुझे खुश करने के लिए क्या कहना चाहिए? यह ठीक है, अगर जियोचे उससे शादी करने की जल्दी में बेहोश हो गया, क्योंकि जिया क्विंग्यू उतनी ही सुंदर है जितनी वह है प्रतिभाशाली। जिया कबीला फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का सबसे धनी कबीला भी है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो उससे शादी करने का सपना देखते हैं। हालांकि अंत में वह मेरे परिवार की जियोचे से शादी करने जा रही है। इस समय जियो लिंगशी के चेहरे पर गर्व का भाव था। फिर उसकी आंखें उदास हो गई और उसकी आवाज धीमी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह दिन इतनी जल्दी आ गया। लिटिल चे की पहले ही शादी होने वाली है। पाउंड पाउंड, दरवाजे पर दस्तक के बाद पुराने गृहस्वामी जियो होंगकांग की आवाज आई, युवा मास्टर, अब अपनी दुल्हन से मिलने और जाने का समय लगभग हो गया है। पहले से जियो लिंगशी ने जियोचे के कपड़ों पर नजर डाली और अचानक चिंतित होकर कहा, अंकल होंग, थोड़ी देर और रुकिए और हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। वह जियोचे के सामने चली गई और 2 नरम हाथों से उसके शादी के कपड़ों को जल्दी से साफ करना शुरू कर दिया। यह पोशाक पहनना काफी कठिन है। पहले की घटनाओं के कारण आपके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। स्थिर रहो, मैं इसे अभी समाप्त कर दूंगा। बर्फसफेद नाजुक हाथों की एक जोड़ी ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। उसने उसके कॉलर को वापस उचित स्थिति में कर दिया और उसकी ढीली बेल्ट को फिर से बांध दिया। उसकी हरकतें झटकेदार थीं, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया और उसने जो किया उस पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया।
जियोचे ने चुपचाप उसकी ओर देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। आज वह जिया क्विंग्यू से शादी करने जा रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि जिया क्विंग्यू उससे शादी नहीं कर रही थी क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती थी। यदि यह उनके पिताओं के लिए न होता, जियो जिंग और जिया होंगी के बीच मार्च में हुए समझौते के अनुसार जिया क्विंग्यू ने उसकी दिशा में एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई होगी। इस दुनिया में एकमात्र लोग जो जियोचे के प्रति दयालु थे, वे उनके दादा जियो ली और उनकी छोटी चाची जियो लिंगसी थे। अपने शुरुआती बचपन के दौरान जियो लिंगसी कैंडी के टुकड़े की तरह जियोचे से चिपक गया था। वह जहां भी जाता था वह उसका पीछा करती थी और उसके लिए उससे पीछा छुड़ाना कठिन था। यदि वह कुछ देर तक उसे न देखती तो जोर जोर से रोने लगती। हालांकि जब जियोचे 10 साल का हो गया और यह पुष्टि हो गई कि उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो लिंगसी रातों रात बड़ी हो गई। वह गहरी नसों के टूटने के परिणामों को जानती थी और फिर अपनी पहचान की अवधारणा को उसकी छोटी चाची के रूप में समझती थी। इसने कमजोर जियोचे के जीवन की रक्षा के लिए गहन तरीकों से प्रशिक्षण का उनका शासन शुरू किया। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के 24 वर्षों के सपने के बाद जियोचे ने महसूस किया कि जियो लिंगशी की दयालुता के साथ उनका समय जितना शानदार था, उतना ही कीमती भी था। हालांकि जिया क्विंग्यू उसकी पत्नी बनने वाली थी, वह केवल आकाश के सबसे ठंडे चंद्रमा की तरह होगी, कुछ ऐसा जिसे केवल देखा जाए लेकिन छुआ न जाए। अगर मैं छोटी चाची जैसी लड़की से शादी करता हूँ, तो यह सही होगा। इस तरह के विचार जियोचे की मनस्थिति में अनियंत्रित रूप से उभर आए। जियोचे को कपड़े पहनाने की जटिल गतिविधियों को पूरा करने के बाद जियो लिंगसी ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके बालों को बिखेर दिया। उसके चेहरे पर कोमल स्नेह की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से छपी हुई थी। उसके गुलाबी होंठ फूल की पंखुड़ियों की तरह थोड़े से खुले हुए थे। एक अलौकिक गति के साथ जियोचे ने सहज रूप से अपना सिर झुकाया और अपना मुंह जियो लिंगसी के सुस्वादु गुलाबी होंठों पर दबा दिया। अध्याय 3 मुझसे शादी करो। आह! जियो लिंगशी चिल्लाया और भयभीत खरगोश की तरह पीछे की ओर उछला। उसकी उंगलियां उसके सुन्न होंठों को छू गई और उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और लाल रंग का एक स्पर्श उसके गोरे चेहरे से लेकर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से तक तेजी से फैल गया। तुमने मुझे फिर से चूमा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह वैसी ही है। मासूम जियोचे के चेहरे पर हृदय विदारक भाव थे। जब हम छोटे थे, हम हमेशा आपका पसंदीदा चुंबन खेल खेलते थे। आजकल जब भी मैं तुम्हें चूमने की कोशिश करता हूँ तो तुम सदमे में आ जाती हो। हाँ, आप जानते थे कि यह तब था जब हम बच्चे थे। जियो लिंगशी का चेहरा लाल गुलाब के रंग में चमक उठा। अब हम वयस्क हैं और गड़बड़ नहीं कर सकते। आप जल्द ही एक पत्नी पाने वाले हैं। भविष्य में आप केवल अपनी पत्नी को ही चूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। जियो लिंगशी ने अपना पैर पटक दिया क्योंकि उसकी सांसें थम गईं। तब अगर मैं तुम्हें चूमना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? शरारत से मुस्कुराते हुए जियोचे ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा। उसके सामने 15 साल की मनमोहक लड़की में छोटी चाची की जरा सी भी बाधा नहीं थी। फिर तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। जियो लिंगसी ने गुस्से में अपनी नाक ऊपर कर ली। अरे, आप मेरी चाची हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? जियोचे ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो आप भी जानते हैं, यदि तुमने एक और चुंबन चुराने का साहस किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा और उसे तुम्हें संभालने दूंगा। हम जियो लिंगशी ने अपनी नाक हवा में उठाकर विजयी भाव से उसकी ओर देखा। जियो होंग की आवाज एक बार फिर बाहर से आई। युवा मास्टर, क्या आप तैयार हैं? अब दुल्हन को लाने का समय हो गया है। हाँ, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। जियोचे ने अपनी वर्तमान पोशाक को देखा और जाने के लिए तैयार हो गया। 2 कदम चलने के बाद जियो लिंगशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, लिटिल चे, जाने से पहले हमने कल जो वादा किया था उसे शब्दशः दोहराए, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कल का वादा? जियोचे ने कुछ देर सोचा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, ठीक है। जिया क्विंग्यू के साथ विवाह में प्रवेश करने के बाद मैं छोटी चाची के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरी एक पत्नी है। मैं छोटी चाची के साथ पहले की तरह ही उतना ही समय बिताऊंगा, छोटी चाची की आवाजें सुनूंगा और बुलाते ही पहले की तरह ही पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी शब्द भूला हूँ। कितना अच्छा लड़का है। जियो लिंगशी मधुरता से मुस्कुराई लेकिन जियोचे का हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि हम आज एक और जोड़ देंगे जिसे मैं कल भूल गया था। हालांकि जिया क्विंग्यू आपकी पत्नी बनने वाली है, लेकिन आपके दिल में वह मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। अभी उसे दोहराओ, जल्दी करो, जल्दी करो।
जियोचे ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा और कहा, यदि तुम मुझे चूमोगे तो मैं वह वादा करूंगा, फिर मुझसे शादी करो। जियोचे हार गया। युवा मास्टर, क्या आप अभी भी तैयार नहीं हैं? शुभ समय से आगे बढ़ना मना था। जियो होंग की जरूरी आवाज फिर से बाहर से आई। जियोचे ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा लेकिन अभी तक उसे धक्का देकर नहीं खोला। वह फुसफुसाए, मैं यह वादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में तुम पहले से ही मेरे नंबर 1 हो। यहाँ तक कि अगर सोजिया ट्विंग्यू हो तो भी वह आपकी बराबरी नहीं कर सकती। आप अनमोल हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और चला गया। जियो लिंगशी थोड़ी देर के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसके होठों के किनारे पर एक चाप बन गया और वह खुशी से बाद में बाहर निकल गई, एक लड़की की तरह जिसे उसकी पसंदीदा कैंडी दी गई थी। जैसे ही जियोचे कमरे से बाहर निकला, उसकी भव्य शादी की टीम उसका इंतजार कर रही थी। जियो होंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, युवा मालिक, कृपया घोड़े पर बैठिए। रास्ते में मैं अपने पास मौजूद हर चीज से तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन निस्संदेह आज युवा मास्टर का बड़ा दिन है। मुझे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि केवल अच्छी चीजें ही होंगी जो घटित होने का इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद अंकल होंग। जियोचे जियो होंग को देखकर मुस्कुराया और घोड़े पर चढ़ गया। अचानक उसके बाईं ओर से एक धीमी आवाज आई, ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। क्या भाई जियोचे अब अपनी दुल्हन को वापस लाने जा रहा है? शुभकामनाएं। उस आवाज पर जियोचे की भौहें थोड़ी झुक गई और उसने देखा कि दो युवक धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। बात करने वाला एक 20 वर्षीय मध्यम कद का युवक था। वह जितना सुंदर था उतना ही सुंदर भी। ताजगी भरे चेहरे के ऊपर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं और उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान थी। उसके पीछे एक दुबला पतला युवक बैठा था। उसके कदम तेजी से वक्ता के पीछे चले। उन्हें देखकर जियोचे मुस्कुराया, ओह, यह भाई युलोंग और भाई जियो यांग हैं। क्या आप लोग विशेष रूप से मुझे छोड़ने के लिए यहाँ आए हैं? जियो युलोंग जियो कबीले के नेता का पुत्र था। 20 साल की उम्र में, चाहे वह उनकी उपस्थिति, प्रतिभा, भाषण और ज्ञान का उपयोग हो, वे जियो कबीले में युवा पीढ़ी के शीर्ष पर थे। उनकी गहन शक्ति इस समय नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। वह अपने पिता जियो यूनहाई का गौरव और आनंद था और जियो कबीले की भविष्य की आशा भी था। कबीले को उससे बहुत उम्मीदें थीं क्योंकि अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह अगला नेता बनेगा। उनमें कई अच्छे गुण थे लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वह ऐसे व्यक्ति थे जो सभी के प्रति दयालु और विनम्र थे। यहाँ तक कि जियोचे के प्रति भी, जिसे हर किसी की नज़र में विकलांग माना जाता था, उसने कभी जियोचे का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वह जितना विनम्र था उतना ही विनम्र भी था। इतना ही नहीं, जियोचे की क्षतिग्रस्त गहरी नस की समस्या का सामना करने पर उन्होंने अक्सर चिंता के संकेत व्यक्त किए। जियोचे को हमेशा युलोंग पसंद था। उन्होंने युलोंग की दयालुता की प्रशंसा की और सराहना की। निसंदेह वे भावनाएं पिछले जियोचे से आई थीं। जियो युलोंग के पीछे वाले व्यक्ति की पहचान भी इतनी सरल नहीं थी। वह सिर्फ एक साधारण जियो कबीले का शिष्य नहीं था, वह दूसरे बुजुर्ग का सबसे छोटा पोता जियो यांग था। 19 वर्ष की आयु में वह प्राथमिक गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। जब से वह बच्चा था, वह हमेशा जियो युलोंग का पीछा करता था और उसकी हर बात सुनता था। हालांकि वह जियोचे के प्रति उतना दयालु नहीं था जितना जियो युलोंग के प्रति था। भले ही वे दोनों बड़ों के पोते थे, उन्होंने कभी जियोचे की परवाह नहीं की। जब भी जियोचे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता, तो वह या तो नजरअंदाज कर देता या नाक चढ़ाकर जवाब देता। जियो कबीले के बुजुर्ग के पोते के रूप में जियोचे के पास न केवल अपना निवास स्थान था, बल्कि उनके पास एक अलग छोटा आंगन भी था। उनके दादा जियोली, उनकी छोटी चाची जियो लिंगसी और उनके एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त के अलावा वास्तव में बहुत कम लोग उनसे मिलने आए थे। इस समय जियो युलोंग जियो यांग को उसकी शादी की यात्रा पर जाते देखने के उद्देश्य से उसके साथ आया था। हा भैया, जियो युलोंग ने हार्दिक हंसी के साथ पास आकर कहा, जिस व्यक्ति से आप आज शादी कर रहे हैं, वह हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का नंबर 1 सबसे चमकीला घना है। यह न केवल हमारे जियो कबीले का बड़ा आयोजन है, बल्कि हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का भी बड़ा आयोजन है। चूंकि आपके पास इस खजाने से शादी करने का मौका है, इसलिए आपका भाई आपके लिए बहुत खुश है। निसंदेह मुझे ईर्ष्या भी होती है और शर्म भी आती है। हा। जियाओचे भी हंसे, भाई युलोंग कितना मजेदार चुटकुला सुनाते हैं। भाई युलोंग की प्रतिभा के साथ फ्लोटिंग क्लाउड शहर की पूरी महिला आबादी आपके लिए चुनने लायक है। युवा मास्टर, हमें आगे बढ़ना चाहिए, जियाओ होंग ने चेतावनी दी।
भाई जियोचे, जल्दी करो। हम आपके जियो कबीले में फ्लोटिंग क्लाउड शहर के सबसे चमकीले रत्न को शानदार ढंग से लाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जियो यूलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोचे ने सिर हिलाया और तुरंत बैठ गया। शादी की एस्कॉर्ट टीम ढोल और घंटियों की आवाज के साथ आंगन से होते हुए सीधे जिया कबीले निवास की ओर चली गई। जिस क्षण जियोचे नजरों से ओझल हो गया, जियो यूलोंग की मुस्कान ठंडी और धुंधली हो गई। वह अचानक पलटा और जियो यांग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, दयनीय। जियो यूलोंग का थप्पड़ सीधा मारा गया और जियो यांग का बायां गाल सूज गया। वह जल्दी से जियो यूलोंग के पैरों पर गिर पड़ा और डरते हुए बोला, मैंने स्पष्ट रूप से मर्डरिंग हार्ट पाउडर फेंक दिया और मुझे जो संदेश मिला उससे पुष्टि हुई कि वह गिर गया। मुझे यह भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। जियो यूलोंग की भौहें कड़ी हो गई और उसका चेहरा विकृत हो गया। मैंने जहर पाने के लिए इतना पैसा खर्च किया जिसका इलाज डॉक्टर C2 के पास भी नहीं है, लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे यह मत बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से जिया क्विंग्यू को उस बेकार जियोचे से शादी करते हुए देखूं। बॉस, वह बच्चा अभी अभी निकला है। हमारे पास शादी की राह पर एक अवसर होगा। हालांकि हम देखे जाने के डर से व्यक्तिगत रूप से इसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। हम युविन परिवार और अन्य लोगों से एक प्रतिरोध बल को उकसा सकते हैं। ऐसे अन्य कुलीन लोग हैं जो जिया क्विंग्यू को चाहते हैं। लोगों को जिया किंग्युए की जियाओचे से शादी के बारे में बात करते हुए सुनकर ही उनके दांत खुजलाने लगेंगे। अगर हम उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करें और एक साथ बाहर जाएं, तो हम सक्षम होंगे। अगर यह वास्तव में इतना आसान था, तो मैंने मर्डरिंग हार्ट पाउडर प्राप्त करने में इतना समय क्यों बिताया? जियो यूलोंग ने जियो यांग को बेरुखी से रोका और जारी रखा। जियोचे एक बेकार व्यक्ति है, लेकिन उसके दादा स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर हैं। कौन उसे अपमानित करने का साहस करेगा? साथ ही जिया क्विंग्यू के पिता ने इस शादी पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताई। जिया कबीले और जियोचे को खुले तौर पर अपमानित करने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही युविन परिवार के लड़के शहर के स्वामी के लड़कों के साथ समूह बना लें, उनका परिवार स्पष्ट रूप से उन्हें कुछ भी करने से रोकेगा। और क्या आपने उस बूढ़े कमीने जियाओ होंग को व्यक्तिगत रूप से उसका अनुरक्षण करते नहीं देखा? उसके रहते हुए कोई परेशानी कैसे शुरू हो सकती है? बोलते समय जियो यूलोंग ने अपने हाथ भींच लिए। हवा में हड्डी खिसकने की आवाजें गूंजने लगीं। पहली बार जब उसने जिया क्विंग्यू को देखा, तो उसने सोचा कि उसका सामना एक देवदूत से हुआ है और वह पहले ही खो चुका था। तब से उसने इस जीवनकाल में जिया क्विंग्यू को अपनी पत्नी बनाने की कसम खाई। लेकिन जिया क्विंग्यू वास्तव में जियो कबीले के सबसे तिरस्कृत जियोचे से शादी करने जा रही थी। वह इसे स्वेच्छा से कैसे स्वीकार कर सकता है? बॉस, असल में आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियो यांग ने जियो यूलोंग के चेहरे के हाव भाव को देखा और ध्यान से कहा, इसके बारे में सोचो। जिया क्विंग्यू के स्वभाव के साथ, जिसने कभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में किसी भी प्रतिभा पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई, क्या वह उस बच्चे जियोचे को भी पसंद करेगी? वह जियोचे से शादी क्यों कर रही है? इसका एकमात्र कारण 16 साल पहले हुआ एक समझौता है। अगर वह परिवार में शादी करती है, तो जियोचे के लिए उसकी उंगली छूना भी बिल्कुल असंभव है। हमारे जियो कबीले में प्रवेश करने के बाद बॉस की उससे मुलाकात की संभावना काफी बढ़ जाएगी। उस बेकार जियोचे की तुलना बॉस की प्राकृतिक सुंदरता और प्रतिभा से नहीं की जा सकती। थोड़ी देर के बाद जिया क्विंग्यू को कैसे प्रभावित नहीं किया जा सका? उस समय तक जियो यांग के शब्दों को सुनकर जियो यूलोंग की उदासी फैलने लगी और उसकी संकीर्ण आंखें झुक गईं। उसने अपनी उंगली से अपनी नाक की नोक को छुआ और फुसफुसाया, आपने बहुत ही उचित बात कही है। ऐसा लगता है कि उस बेकार जानवर को जहर देकर न मार पाना भी एक अच्छी बात हो सकती है।